Good morning, students. I hope you are doing well and preparing for your upcoming quarterly exams. You have got your timetable and your history's exam is on 18th of August. Okay, students, so I am giving you the 3 chapters and the 2.75%, yani 2.75 chapters I am giving you in this exams. The 9th and the 2nd chapter is completely coming in your exam, and the 3rd chapter, the 3rd order is 75% is coming. So to complete the 75%, we should continue the classes. So students, in last class we were discussing about the 3 orders. The chapter was the 3 orders. It is 6 chapters. और रोमन एम्पायर जो था उसके अंदर सोसाइटी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था. तो 3 कैटेगरी में सोसाइटी डिवाइड होने की वजह से उसको क्या बोला गया है, 3 ऑर्डर्स. यानी सोसाइटी में कुछ 3 ऑर्डर्स क्रिएट किए गए थे, उनको बोला गया है 3 ऑर्डर्स. स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी मी इज़ ए गुड मूवी ऑफ हॉलीवुड. इट इज़ वेरी फुल ऑफ थ्रिल एंड वेरी सस्पेंसिव मूवी. तो स्टूडेंट्स, वी वर एट द फ्रांस एंड इंग्लैंड. हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि हाउ द फ्रांस एंड इंग्लैंड मेड. सो देखा कि हमने एक जर्मनिक ट्राइब थी, उसका नाम था फ्रैंक. एक गोल GAUL करके एक प्रोविंसेस है ऑफ रोमन एम्पायर. उस गोल का जो वाला कोस्टल वाला एरिया था, उस वाले कोस्टल वाले एरिया के ऊपर क्या था स्टूडेंट्स, कि फ्रैंक करके एक जर्मन ट्राइब है. एक जर्मन ट्राइब है जिसका नाम है फ्रैंक. उस ट्राइब ने अटैक किया और उसको रूल कर लिया. तो फ्रैंक ट्राइब ने इसको फ्रैंक ट्राइब ने इसको ऑक्यूपाई किया, इसलिए इस जगह का नाम क्या पड़ गया, फ्रांस. ठीक है. फ्रॉम द 6th सेंचुरी दिस रीजन वाज ए किंगडम रूल बाय फ्रैंकिश, और फ्रेंच किंग इस पर रूलिंग करते. अब हम देख रहे थे कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जो उस समय ब्रिटेन थे, वो कैसे कंपनी में उसमें हिस्ट्री में आते हैं. तो देखते हैं कि अक्रॉस ए नैरो चैनल बाय ले द हाईलैंड ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, यानी कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को बीच में से एक छोटी सी चैनल, यानी एक छोटी सी नहर टाइप की एक छोटी सी पानी की स्ट्रीम है जो इन दोनों को डिवाइड करती है, विच इन द 11th सेंचुरी वाज कॉन्कर्ड बाय ए ड्यूक फ्रॉम द फ्रेंच प्रोविंस ऑफ नॉर्मांडी. नॉर्मांडी एक जगह है फ्रांस के अंदर, नॉर्मांडी एक जगह है यूरोप के अंदर. उसका एक फ्रेंच ड्यूक था, उसने उस पर अटैक किया और उसको जीत लिया. हम 3 ऑर्डर्स देखे थे, हमने 3 ऑर्डर्स डिसाइड किए थे. कौन कौन से 3 ऑर्डर्स थे, द क्लर्जी, द नोबिलिटी एंड द पीजेंट्री. फर्स्ट वाज द क्लर्जी, सेकंड वाज द नोबिलिटी एंड थर्ड वाज द पीजेंट्री. तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे सेकंड ऑर्डर, विच वाज द नोबिलिटी. नोबिलिटी में हमने डिस्कशन किया था, एक टर्म आती वेसल एज. वेसल एज हमने देखे थे कि हर सीनियर का एक जूनियर होता है, उस जूनियर को बोला जाता है वेसल एज. वेसल एज से क्या करता था, सीनियर अपने जूनियर्स के साथ और सब जूनियर्स के साथ लिंक एस्टेब्लिश कर सकता था. तो किंग वॉज ऑल्सो इन नोबल्स, और उसके जो नोबल थे और उसका पीजेंट्री. तो किंग को पीजेंट्री से, ये किंग है तो उसको पीजेंट्री से कनेक्ट होना है, तो क्या करेगा, थ्रू द नोबल्स जो उसके वेसल्स थे. और नोबल्स के सीनियर जिनको बोला जाता था सेन्योर, SEINNEUR, सेन्योर यानी मतलब सीनियर. तो उनका सीनियर होते थे. और हमने देखा कि नोबल्स की कुछ स्पेसिफिकेशन थी, वो एक आर्मी ट्रूप रख सकते थे, उनको एक स्पेशल लैंड दिया जाता था, एक सेरेमनी होता था जिस पर बाइबल की उनको शपथ, ऑथ ऑफ द बाइबल लेनी पड़ती थी, और उनको एक चार्टर दिया जाता था, एक पीस ऑफ लैंड दिया जाता था, और खूब सारी चीज़ें उनको मिलती थी इस पूरा सेरेमनी के अंदर. तो हम लोग आगे चल रहे हैं कि, और उसके जो पास काम करने वाले जो लोग होते थे उनको आर्मी में कभी कभी रिक्रूट कर दिया जाता था रिक्वायर होने पर. और उसके पास एक घर होता था जिसको मैनर बोला जाता है. तो मैनोरियल हाउसेस की कॉन्सेप्ट यहाँ से आया. तो हम सब नोबिलिटी हमने डिस्कशन किया था. एक टर्म आती है मैनोरियल स्टेट, यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं. तो स्टूडेंट, मैनोरियल स्टेट क्या था, ए लॉर्ड हैज़ हिज ऑन मैनर हाउस, he is also controlled villages. Some lords controlled hundreds of villages where peasants lived. A small manorial estate could contain dozen of families. यानी कि मैनोरियल स्टेट यानी एक मैनर होता था, उसकी जो टोटल ज़मीन होती थी, यानी एक लॉर्ड के पास या एक नोबल के पास, नोबल या लॉर्ड कितने, कुछ गांव, एक गांव, कुछ गांव या 100 गांव भी एक लॉर्ड के पास हो सकते थे.
इसको इंडिया में सामंत बोला जाता है, जो स्मॉल टेरिटरीज़ को रूल करते थे, उनके अंडर में खूब सारे विलेज, 100 से 500 विलेजेस उनके अंडर में आते थे। तो स्टूडेंट्स इसके आगे चलते तो जो मैनोरियल स्टेट होता था उसके अंदर खूब सारी फैमिलीज़ एक साथ, डजन्स ऑफ फैमिलीज़ कुड कंटेन इन स्मॉल बहुत बड़ा मैनर होता था। मैनर का मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जैसे कि देखा जाए तो अपने स्कूल जो है SMPS उतनी बड़ी बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग भी, इसके अंदर तो कमरे डिवाइडेड है, इसको एकदम स्ट्रक्चरली बनाया नहीं कर, लेकिन उनका जो मैनरियल होता था बहुत लंबा चौड़ा होता था, उसके अंदर डजन्स ऑफ फैमिलीज़ के कंटेन ए मैनर। वाइल लार्जर स्टेट माइट इंक्लूड 50 और 60, और कभी कभी एक बड़े से बड़े जो मैनर में 50-60 परिवार, नॉट 50-60 मेंबर, 50-60 मेंबर नहीं, 50 to 60 फैमिलीज कुड कंटेन ए मैनरियल, बिग मैनरियल स्टेट। ऑलमोस्ट एवरीथिंग नीडेड फॉर डेली लाइफ वाज फाउंड ऑन द स्टेट, सब कुछ वहाँ मिलता था। ग्रेन वाज ग्रोन इन द फील्ड्स, उनके खेतों में जो मैनर का जो खेत होता था, मैनर यानी जहाँ पर लॉर्ड रहता था, विच वॉज नॉन एज मैनर। तो जहाँ राजा लॉर्ड रहता है उसके अंडर वाले, उसकी फैमिली वाले, उसके रिश्तेदार, उसके रिलेटिव और दूसरे लोग सब जो रहते थे। तो फिर स्टूडेंट होता है कि उनके पास खाना कहाँ से आता था, हाउ दे गॉट ग्रेन, तो ग्रेन उनके फील्ड होते थे, वहाँ से मिल जाते थे। देखो मैं अंडरलाइन किया हूँ कि वाज ग्रोन इन द फील्ड्स। ब्लैक स्मिथ एंड कारपेंटर्स मेंटेन द लॉर्ड्स इम्प्लीमेंट्स एंड रिपेयर्ड हिज वेपन्स। जो कारपेंटर्स होते थे वो क्या करते थे, लॉर्ड के इम्प्लीमेंट्स यानी चीज़ों को सुधारते रहते थे और वेपन्स को सुधारते थे, उनको बनाते रहते थे। वाइल स्टोन मेसन्स लुक्ड आफ्टर हिज बिल्डिंग्स, और जो स्टोन मेसन्स होते थे, पत्थर के काम करने वाले होते थे, वो उनकी बिल्डिंग्स के लिए काम करते थे। लुक्ड आफ्टर हिज बिल्डिंग। वुमन स्पन एंड वूव फैब्रिक, जो वुमन होती थी वो स्पिनिंग एंड वीविंग का काम करती थी। हमने पढ़ा ना 9th चैप्टर के अंदर, स्पिनिंग यानी कॉटन से थ्रेड बनाना और थ्रेड से फैब्रिक बनाना, वीविंग। तो स्पन एंड वूव फैब्रिक। एंड चिल्ड्रन वर्कड इन द लॉर्ड्स वाइन प्रेसेस, और चिल्ड्रन का काम करते थे बच्चे वाइन प्रेस के अंदर, यानी जहाँ वाइन बनती थी वहाँ। द स्टेट हैड एक्सटेंसिव वुडलैंड्स एंड फॉरेस्ट वेयर द लॉर्ड्स हंटेड, और बहुत बड़े बड़े उनके पास मैदान होते थे लॉर्ड के पास, जहाँ वो क्या कर सकते थे, शिकार कर सकते थे, वहाँ पर खेती कर सकते थे। दे कंटेंट, ठीक है, दे कंटेंट पेस्चर्स वेयर हिज कैटल एंड हिज हॉर्सेस ग्रेज्ड, उनके पास बहुत बड़े बड़े चरागाह थे। पेस्चर्स यानी पेस्चर लैंड, यानी कि जहाँ पर कुछ चीज़ें, जहाँ पर भेड़ बकरी गाय भैंस इनको चराया जाता था, जहाँ पर उनकी ग्रेजिंग का जो फील्ड होता था, पेस्चर लैंड उनको बोला जाता है। जहाँ पर चरागाह की भूमि यानी जहाँ चराया जाता है, उनको भोजन कराया जाता है। वेयर इज केटल, और उसके जहाँ उसके घोड़े और उसके जो केटल होते थे वो वहाँ पे ग्रेजिंग कर सकते थे, ग्रेज। देयर वाज ए चर्च ऑन द एस्टेट एंड कैसल फॉर डिफेंस, उस एस्टेट के अंदर, स्टेट यानी उस मेमोरियल जिस स्टेट के अंदर जो गांव होते थे या उस भूमि के अंदर एक चर्च होता था, एक छोटा, और एक कैसल यानी एक किला होता था छोटा। कैसल माने किला, छोटा किला। अपने चित्तौड़ का किला, जयपुर जोधपुर के किले जितने बड़ा नहीं, एक स्मॉल कैसल फॉर डिफेंस, और डिफेंस के लिए होता है। फ्रॉम द 13th सेंचुरी सम कैसल्स वर मेड बिगर फॉर यूज एज रेजिडेंस ऑफ नाइट्स फैमिली, और जब 13th सेंचुरी आया तो एक टर्म आती नाइट्स फैमिली। नाइट क्या होते हैं, वो आर द नाइट्स। तो नाइट को देखा जाए तो नाइट का मतलब होता है जो लड़ने वाले जो लोग हैं, आर्मी के जो लोग होते हैं, वो लोग पीजेंट्री में नहीं आते थे, ये लोग नोबिलिटी के अंदर सबसे लास्ट वाली कैटेगरी है नोबिलिटी में, नाइट्स। तो आर्मी के लीडर्स या आर्मी वाले, उनको बोला जाता है नाइट्स। ये इनके लिए लड़ते थे इन बैटल्स, और इनके मनोरंजन की भी कभी कभी कुश्तियाँ होती थी, जिनको बोला जाता है रेसलिंग्स, ह्यूमन रेसलिंग। इसके अंदर सीधा या तो मरना, ये रेसलिंग ऐसी होती थी जिसको बोला जाता है स्पार्टाकस, के नाम है। इसका मतलब है कि जब ये रेसलिंग होगी तो इस रेसलिंग के अंदर अगले वाले एक आदमी मरना चाहिए, ऐसा रेसलिंग होता था। तो नाइट्स फैमिली भी उसके अंदर रहती थी। किलों के अंदर धीरे धीरे क्या हुआ, 13th सेंचुरी में जब ये कैसल्स बने तो इन कैसल्स के अंदर क्या हुआ, नाइट्स की फैमिली रहने लग गई। इनफैक्ट इंग्लैंड कैसल्स वर प्रैक्टिकली अननोन फॉर द नॉर्मन कॉन्केस्ट, before the Norman conquest, and developed as the centers of political administration and military power under the feudal system. The manor could not be completely self-sufficient because salt, millstones and metal ware had to be obtained from outside sources. और ऐसा नहीं का जो पूरा जो सेल्फ था, वो लोग कौन, मैनर जो था खुद पे डिपेंडेंट था, नहीं, वो हमेशा क्या करता था, सेल्फ सफिशिएंट नहीं था कि अपने में से उसने उगा लिया। वो क्या करते थे, दूसरों के ऊपर उनका डिपेंडेंसी होता था। उनको नमक चाहिए तो डिपेंडेंसी लगे, मिल स्टोन यानी जिसके ऊपर उनको आटा पीसा जाता था वो उनको चाहिए तो बाहर से लाना पड़ेगा। और मेटल वेयर, जिसके जो टूल्स हैं, जो मेटल के जो चीज़ें हैं, वो अगर उनको चाहिए तो उनको आउटसाइड से उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा।
Those lords who wanted a luxurious lifestyle and were keen to buy rich furnishing, musical instruments and ornaments not locally produced had to get this from other places. उनके पास ये सारी चीज़ें घर में नहीं बनती थी कि सारे काम यहीं के ही हो जाएंगे. आत्मनिर्भर नहीं थे वो लोग. आत्मनिर्भरता थी लेकिन सब चीज़ों में नहीं थी. फर्निशन उनको बिल्कुल अच्छा फर्नीचर चाहिए तो बाहर से मंगाना है. म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, पियानो और ऑर्गन वगैरह जो बजते हैं वो सब उनको चाहिए तो वो बाहर से मंगाने हैं. उनके सुंदर सुंदर ऑर्नामेंट्स या उनकी लेडीज़ के लिए तो बाहर से मंगाने पड़ेंगे. तो उनका डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर था. द नाइट्स, एक टर्म आती है द नाइट्स. मैंने बताया ना आपको नाइट्स कौन थे. फ्रॉम द 9th century देयर वर फ्रिक्वेंट लोकलाइज्ड वॉर्स इन यूरोप. कंटिन्यू वॉर्स चल रही थी. द एमेच्योर पीजेंट सोल्जर्स वर नॉट सफिशिएंट एंड गुड कैवलरी वाज नीडेड. क्या हो रहा था, जो एमेच्योर पीजेंट सोल्जर्स, मैंने बताया था कि लॉर्ड के पास एक पीजेंट्स जो होते थे, उनके जो काम करने वाले होते थे, जब ज़रूरत पड़ती थी उनको आर्मी के अंदर उनको कन्वर्ट कर दिया जाता, सोल्जर बना दिया जाता था उनको एक कैवलरी यानी एक बंदूक, एक घोड़े पर चलने वाली सेना की जरूरत थी जो उनके लिए हमेशा लड़ सके. दिस लेड टू द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ए न्यू सेक्शन ऑफ पीपल द नाइट्स. इस कमी ने क्या किया, एक नया सेक्शन इमर्ज होने के लिए बताया, प्रेशराइज्ड किया कि वो नया सेक्शन किसका होगा, नाइट्स यानी जो लड़ सके, केवल लड़ सके, न तो खेती करे न दूसरे काम करे, ओनली फॉर फाइट. पीजेंट्स खेती भी करते थे और क्या करते थे, फाइट, बैटल्स के अंदर भी वॉर लड़ते थे. दो काम करने से बेचारे न इधर के रहे न इधर के. दे वर लिंक्ड टू द लॉर्ड्स, लॉर्ड से लिंक्ड थे. जस्ट एज लेटर वर लिंक्ड टू द किंग, और कुछ लोग उनमें से किंग से भी रिलेटेड थे. द लॉर्ड गेव द नाइट ए पीस ऑफ लैंड कॉल्ड फीव. फीव एक इम्पोर्टेंट वर्ड आता है. फीव का मतलब क्या होता है ये याद रखना, आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द फीव. तो फीव क्या था, एक पीस ऑफ लैंड है, ए पीस ऑफ लैंड विच वॉज गिवन टू नाइट्स. फीव क्या है, लैंड का टुकड़ा है, इसको अंडरलाइन कर लेना. द लॉर्ड गेव द नाइट ए पीस ऑफ लैंड कॉल्ड फीव, यानी राजा एक ज़मीन का टुकड़ा. अब नाइट्स तो केवल लड़ रहे हैं, देवर ओनली फॉर फाइटिंग. खाएंगे कहाँ से, उगाएंगे कहाँ से, कैसे मिलेगा उनको पेट भरने के लिए. तो राजा क्या करता था, उनको एक फीव दे देता, एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा दे देता कि इसके ऊपर पीजेंट्स मिलेंगे आपको. देवर एग्रीकल्चर, देवर कल्टिवेट, दे शुड कल्टिवेट, और वो कल्टिवेट करके जो भी वहाँ से जो उनका कल्टीवेशन होगा, उनका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा, वो किसके पास जाएगा, नाइट्स के पास जाएगा. तो फीव जो होता था वो क्या होता था, एक ज़मीन का टुकड़ा होता था जो राजा देता था किसको, नाइट्स को, और लॉर्ड देता था नाइट्स को. लॉर्ड किसको देता था, नाइट, KNIGHTS. नाइट्स वर द आर्मी ग्रुप ऑफ द टेरिटरी, ठीक है, एंड प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट इट, और प्रॉमिस करता था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. द फीव कुड बी इनहेरिटेड. फीव एक जगह से दूसरी जगह जा सकती थी और अपनी बेटों को दिया जा सकता था. इनहेरिटेंसी में था वो, यानी कि बाप के बाद बेटे को, बेटे से उसको दिया जा सकता था. इट एक्सटेंडेड और एनीथिंग बिटवीन 1000 और 2000 अक्रॉस और मोर. ये 1000 से 2000 एकड़ तक की फीव होती थी. ऐसा नहीं कि एक छोटा सा प्लॉट दे दिया 100 बाई 100 का, 50 बाई 50 का, नहीं. 1000 एकड़ और 2000 एकर्स का था. इंक्लूडिंग ए हाउस फॉर द नाइट एंड हिज फैमिली, और एक हाउस भी मिलता था. ए चर्च एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट टू हिज हाउस टू हिज डिपेंडेंट्स बिसाइड्स ए वाटर मिलर, वाइन प्रेस. सब कुछ उनको चीज़ें मिलती थी. एक चर्च मिलता था, उसके रहने के लिए घर मिलता था, एक फीव का टुकड़ा मिलता था ज़मीन का 1000-2000 एकड़ का, और एक वाटर मिल मिलता था पानी का, और वाइन प्रेस, दारू बनाने, वाइन बनाने के लिए उनको एक प्रेस मिलता था. एज इन द फ्यूडल मैनर द लैंड ऑफ द फीव वाज कल्टिवेटेड बाय पीजेंट्स. जो फीव होता था कौन कल्टिवेटेड करते थे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. फीव वाज कल्टिवेटेड बाय पीजेंट्स. इन एक्सचेंज द नाइट पेड इज लॉर्ड ए रेगुलर फी एंड प्रॉमिस टू फाइट हिम इन वॉर. रेगुलर एक फ़ी देता था कि आपको फ़ी दिया आपने तो हमें आपको एक फ़ीस दे रहे हैं, फ़ी देते हैं कि आपने हमको खाने के लिए दिया, तो इसमें से एक पर्टिकुलर टैक्स उनको निकाल के देते थे. और हमेशा वॉर लड़ने के लिए, उसके लिए लड़ने के लिए उसने प्रॉमिस करता था. टू कीप अप देयर स्किल्स नाइट स्पेंड टाइम ईच डे फेंसिंग एंड प्रैक्टिसिंग टेक्टिक्स विद ड्यूमिनीज. ड्यूमीज क्या होते थे, डमीज यानी जो पुतले होते हैं उनके साथ वो डेली लड़ते थे. टेक्टिक्स यानी टेक्टिक्स विद डमीज
यानी पूरा दिन वो क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे टेक्टिक्स, तो लड़ने की जो तलवारें होती थी वो डमीज़ के ऊपर लड़ते रहते थे, टेक्टिक्स उसको वॉर बोला जाता है। ए नाइट माइट सर्व मोर देन वन लॉर्ड, और एक नाइट को हमेशा एक ही लॉर्ड को सर्व नहीं करना होता था, उसको खूब सारे लॉर्ड को सर्व करना होता। बट हिज फॉरमोस्ट लॉयल्टी वाज टू हिज ओन लॉर्ड, वो ऐसा नहीं कि दूसरे लॉर्ड को सर्व नहीं करेगा, ही कैन, ही कुड, ही शुड द सर्व द अदर लॉर्ड्स, बट उसका पहला प्रायोरिटी जो होगा वो अपने खुद के लॉर्ड के ऊपर होगा। ऐसा नहीं कि अपने घर की खा रहा है और गुण उसके गा रहा है, तो अपने जो है अपना, उसका जो खुद का ऑन लॉर्ड होगा उसके लिए उसकी प्रायर लॉयल्टी होगी। अगर मान लो दो लॉर्ड हैं, दोनों के लिए वो सर्विंग करता आया है, और जब दोनों आमने सामने हो गए तो जिसका ओरिजिनल जो लॉर्ड होगा उसके लिए वो वॉर लड़ेगा। In France, from the 12th century, minstrels traveled from manor to manor, singing songs which told stories partially historical, partially invented, about brave kings and knights. In an age when not too many people could read and manuscripts were few, these traveling bards were very popular. एक टर्म आती है, इसका नाम बोला गया है minstrels. वॉट वर द मिन्स्ट्रल? मिन्स्ट्रल्स वो लोग थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर लोगों के गुणगान गाते थे, तो ग्लोरीफाई द किंग, लॉर्ड, नाइट्स, और कभी कभी तो हिस्टोरिकल बेस के ऊपर होती थी, कभी कभी मनगढ़ंत होती थी। तो जब लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, दे डू नॉट राइट एंड रीड, तो उस समय ये लोग बहुत फेमस थे। मैनी मैनर्स हैड ए नैरो बालकनी अबाउट द, और वो लोग जो होते थे मिन्स्ट्रल, वो एक मैनर से दूसरी मैनर से, गांव की गलियों में नहीं गाते थे। दे यूज टू सिंग इन द मैनर टू मैनर, यानी एक मैनर में गाया, फिर दूसरे मैनर में जाके गाएंगे, फिर तीसरे मैनर में गाएंगे। मैनी मैनर्स हैड टू नैरो बालकनी अबाउट द लार्ज हॉल वेयर द पीपल ऑफ द मैनर gathered for meals. This was the minstrels gallery from where singers entertained nobles while they feasted. उनके बालकनी होती थी जिसके अंदर वो खड़े होके सुनते थे, और वहाँ से नीचे से वो लोग गाते गाते। तो हमने देखा स्टूडेंट्स की सेकंड कैटेगरी वी हैव डिस्कस्ड द सेकंड कैटेगरी विच वाज द नोबेलिटी। तो स्टूडेंट जो नोबेलिटी जो थी, हमने पढ़ा है कि नोबल्स कौन लोग थे। नोबल्स सेकंड कैटेगरी में आते थे, और किंग भी एक नोबल था, और किंग के अंडर में उसके वेसलेज दूसरे नोबल्स जिनको लॉर्ड बोला जाता है, लॉर्ड जिनको बोला जाता है जो हमको डेली खाना देता है। दोज हु गेव अस ब्रेड नॉन एज लॉर्ड, जो हमको खाना दे लॉर्ड है। उनके हमने खूब सारे पढ़े, उनके घर मैनर होते, बड़े बड़े मैनर होते थे, ऐसा उनको कन्वीनियंस होता था, उनको एक ज़मीन का टुकड़ा मिलता था, उनको खूब सारे अंडर में विलेजेस आते थे, वो टैक्स कलेक्शन करते थे, आर्मी ट्रूप्स रखते थे, उसके पीजेंट्स खेती भी करते थे, वो भी करते थे, वुमेन स्पिनिंग वीविंग करती थी, बच्चे वाइन प्रेस में काम करते थे। ये सारा हमने पढ़ लिया नोबेलिटी का। अब स्टूडेंट एक आता है, हम सेकंड हमने ऑर्डर पढ़ लिया क्योंकि सेंटर में है, बिकॉज इट इज़ बिटवीन द क्लर्जी एंड द पीजेंट्री, उन दोनों के बीच में उन्हें जिसको पहले पढ़ा हम वापस अब पढ़ते हैं फर्स्ट वाला कैटेगरी। इट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर द क्लर्जी। तो स्टूडेंट क्लर्जी क्या है? द कैथोलिक चर्च हैड इट्स ऑन लॉज। जो कैथोलिक चर्च है उसके ऊपर नोबल्स या किसी दूसरे रिलीजन या किंग का कोई भी लॉज नहीं है। ऑन लैंड्स गिवन टू इट बाय रूलर्स एंड कुड लिवाई टैक्सेस। इसके पास खुद की ज़मीन होती थी जो इसको राजा ने दी होती थी, एंड कुड लिवाई टैक्सेस, और ये अपनी जो ज़मीन है उसके ऊपर टैक्स लगा सकते थे, या इवन वो पॉपुलेशन के ऊपर भी टैक्स लगा सकते थे। टैक्स का जो पावर होता है नोबल्स या किंग के पास होता था, बट किंग के पास होता था, या बट किसके पास हो सकता था? ये हो सकता था चर्च के पास। एट द हेड ऑफ द वेस्टर्न चर्च वाज द पोप। क्वेश्चन पूछा जा सकता है हु वॉज द पोप? पोप कौन था? तो पोप कौन था? पोप वॉज द वेस्टर्न हेड ऑफ द चर्च, चर्च हेड ऑफ द वेस्टर्न चर्च। तो जो वेस्टर्न चर्च है उनका जो हेड था वो था पोप। ही लिव्ड इन रोम। कहाँ रहता था पोप? रोम में रहता था। द क्रिश्चियंस इन यूरोप वर गाइडेड बाय बिशप्स एंड क्लेरिक्स। यानी अब जो यूरोप के अंदर, वो रोम के अंदर तो वो तो कहाँ रह रहा है? रोम में रह रहा है। अब यहाँ पे यूरोप के जो दूसरे लोग हैं उनको कौन सब जगह थोड़े पहुँचेगा? वो ओमनी पोटेंट नहीं है, वो सब जगह वो नहीं पहुँच सकता है।
तो यूरोप जहाँ थे तो वहाँ पर बिशप करके एक टर्म आती, बिशप जो उनके धर्म गुरु होते हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर, जो रिलीजियस प्रीचर होते हैं उनको बोला जाता है बिशप, तो वो लोग उनको गाइड करते थे। मोस्ट विलेजेज हैज़ हैड देयर ओन चर्च, हम क्लर्जी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या, चर्च से रिलेटेड सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, याद रखना। कैथोलिक रिलीजन था, प्रोटेस्टेंट बहुत बाद में आया है। क्रिश्चियनिटी के अंदर दो फेमस रिलीजन चलते हैं, एक आता है कैथोलिक और दूसरा है प्रोटेस्टेंट, PROTESTENT, प्रोटेस्टेंट। जिन्होंने प्रोटेस्ट करके अपने आप को अलग कर लिया वो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, यानी जो ओरिजिनल हैं, जो मूल जो क्रिश्चियन है वो कैथोलिक्स हैं। तो कैथोलिक्स रिलीजन उस समय रोम में था और जो उनका हेड होता था क्रिश्चियनिटी का वो कौन था, पोप था जो वहाँ रहता था, हु कॉन्स्टिट्यूटेड द फर्स्ट ऑर्डर। और बिशप, क्लेरिक्स एंड द पोप तीनों मिलके, बिशप, क्लेरिक्स और पोप तीनों मिलके क्या बनाते थे, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में कौन आएंगे लोग, बिशप आएंगे, पोप आएगा, प्रिस्ट आएंगे, क्लेरिक्स आएंगे, ये सब क्रिश्चियन के जो चर्च से रिलेटेड जो भी लोग हैं वो सब इसमें मिलेंगे। वो कॉन्स्टिट्यूटेड द फर्स्ट ऑर्डर। मोस्ट विलेजेस, उनका खुद का अपना चर्च होता था। सब गांव, जैसे अपने गांव में प्रत्येक गांव के अंदर एक फिक्स मंदिर मस्जिद होता है, वैसे उस समय उनके गांव का एक चर्च होता था। वेयर पीपल असेंब्ल्ड एवरी संडे, हर संडे को वो वहाँ पर जाते थे और बाइबल के साथ सरमन आदेश सुनते थे, पवित्र आदेश सुनते थे। If my dear Lord is slain, his fate I'll share. If he's hanged, then hang me by his side. If to the stake he goes, with him I'll burn. And if he's drawn, then let me drown with him. Dundee Mines in 13th century French poem. एक क्या होता है कि एक राजा और नाइट्स जो एक शपथ लेता है, वो तो लेता है, उसके अंदर वो बोलता है कि अगर मुझे राजा के साथ जला दो, मुझे काटो तो राजा के साथ काट दो, और अगर मुझे सूली पर टांगो तो मुझे उसके साथ टांग दो, मुझे जलाओ, ये सब अपने साथ कर दो। तो उनका शपथ है, उसका हिस्टोरिकल जो जब मैंने बताया ना मिन्स्ट्रल जो एक जगह से दूसरी जगह गाते थे वो ऐसे गाते थे। एवरीवन कुड नॉट बिकम ए प्रिस्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हु कुड नॉट बी ए प्रिस्ट। हु कुड नॉट बी ए प्रिस्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सब लोग प्रिस्ट नहीं बन सकते थे। तो स्टूडेंट्स हम क्या देख रहे हैं कि एवरीवन कुड नॉट बी ए प्रिस्ट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु कुड नॉट बी ए प्रिस्ट, कौन है जो प्रिस्ट नहीं बन सकता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या आता है कि एवरीवन कुड नॉट बिकम ए प्रिस्ट, सर्फ्स वर बैंड। एक टर्म आई सर्फ, SERF, सर्फ्स। तो देखो कि अब हम आगे डिस्कशन करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हु वर द सर्फ्स। तो स्टूडेंट्स होता ये था कि जो सोसाइटी है उसके अंदर दो टाइप के पीजेंट्स पाए जाते हैं। देयर वर टू कैटेगरीज ऑफ पीजेंट्स। पहले थे जो फ्री पीजेंट्स थे, जो केवल लॉर्ड की उसकी जो लैंड थी उसके ऊपर कल्टीवेशन करते थे, अपना पार्ट लेके शेयर लेके चले जाते थे। एक होते थे सर्फ, जो अनफ्री होते थे, जो बिल्कुल फ्री नहीं होते थे, वो बाउंडेड थे, उनके कुछ उन्होंने पुराना उधार ले रखा होगा या उनको जीता होगा, वॉर के अंदर बैटल में जीता होगा या कहीं से लाए होंगे, तो वो अनफ्री जो होते थे उनको बोला जाता है, एक फ्री पीजेंट एक अनफ्री पीजेंट, जिनको बोला जाता था सर्फ्स। तो जो सर्फ हैं, जो अनफ्री पीजेंट्स हैं, वो लोग क्या नहीं बन सकते थे, वो लोग क्या नहीं बन सकते थे, दे कुड नॉट बी बिकम ए प्रिस्ट, वो लोग प्रिस्ट नहीं बन सकते थे। वुमन कुड नॉट बिकम प्रिस्ट, महिलाएं भी नहीं बन सकती थी। जो फिजिकली चैलेंज्ड यानी जो विकलांग है, दिव्यांग है, फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं, दे कुड नॉट बिकम ए प्रिस्ट। तीन लोग नहीं बन सकते, सर्फ्स, फर्स्ट द सर्फ, सेकंड वाज द फिजिकली चैलेंज्ड एंड थर्ड वाज द वुमन। तो कभी कभी आपको एक अच्छा आर्टिकल मिल सकता है, इसे डिबेट का एक टॉपिक मिल सकता है कि जब कुछ लोग देवर एलिगेशन लगाते हैं हिंदू रिलीजन और द इंडियन जो कल्चर के ऊपर कि यहाँ पर वुमेन का एम्पावरमेंट नहीं, वुमेन को एट्रोसिटीज़ में रखा जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर तो फिर भी महिलाएं संत बन सकती, दे कुड बी ए सेंट, बट इन द क्रिश्चियनिटी और इन द रोमन एम्पायर द वुमेन्स वर बैंड फॉर बिकम प्रिस्ट, पुजारी नहीं बन सकती थी। एक और क्या कंडीशन है,
मैन हु बिकम प्रिस्ट कुड नॉट मैरी, जो एक आदमी पुजारी बन गया वो कभी शादी नहीं कर सकता है। बिशप्स वर द रिलीजियस नोबिलिटी, हमने पढ़ा ना कि जो रूलिंग पॉलिटिकली जो नोबिलिटी थी वो तो थी लॉर्ड, नोबल्स, ये हो गए। रिलीजियस में जो नोबल्स लोग होंगे वो लोग कौन थे? बिशप्स। क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिशप्स कौन थे, तो रिलीजियस नोबिलिटी थे। पॉलिटिकली नोबिलिटी में लॉर्ड हो जाते हैं, पॉलिटिकली नोबिलिटी, और रिलीजियसली जो नोबिलिटी थी उसके अंदर कौन आ जाता है? प्रिस्ट, बिशप। लाइक लॉर्ड्स हु ऑन्ड वास्ट लैंड्स estates, the bishops also had the use of vast estates, यानी बिशप के पास भी अपना एक खुद का वास्ट एस्टेट होता था। एंड लिव्ड इन ए ग्रैंड पैलेसेस, और जो बिशप होता था बहुत बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रहते थे। क्रिश्चियनिटी के बिशप्स दे कुड नॉट मैरी बट लिव्ड इन ए वेरी प्रेस्टिजियस, वेरी ग्रैंड पैलेसेस। द चर्च वाज एंटाइटल्ड टू ए 10th share of whatever the peasants produced from their land over the course of year is called teeth। टीथे, इसको क्या बोला जाता है? टीथे करके एक टैक्स है। जैसे हमने फीप पढ़ा, फीप एक लैंड का टुकड़ा था, वैसे टीथे क्या था? एक टाइप ऑफ टैक्स था जो चर्च लगाता था, लॉर्ड देता था नाइट्स को, जो लैंड का टुकड़ा उसे बोला जाता है फीप। और जो चर्च पीजेंट के ऊपर हर साल लगाता था, एवरी ईयर चर्च लिवाइडेड टैक्सेस और entitled a tax on the peasants group every year what they grew from their land, cultivation, agriculture, it is known as teeth। यानी टीथ एक टैक्स होता था जो हर साल चर्च अपने पीजेंट्स ग्रुप के ऊपर लगाता था, उसको बोला जाता है टीथे। मनी ऑल्सो केम इन द form of endowments made by the rich of their own welfare and the welfare of their deceased relatives in the afterlife। वो लोग क्या करते हैं? अपने पूर्वजों के लिए, अपने लिए क्या करते थे? वहाँ पर दान करते थे। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सेरेमनीज कंडक्टेड बाई चर्च कॉपीड फॉर्मल कस्टम्स ऑफ फ्यूडल एलाइट। द एक्ट ऑफ नीलिंग वाइल प्रेइंग, नीलिंग का एक प्रेइंग होता है उस समय, नीलिंग का जो इनका रिचुअल था। विथ हैंड्स क्लेप्स्ड एंड द हेड बाउड, हाथ जोड़कर नीचे झुकना, हाथ माथा झुकाना। was an exact replica of the way in which a knight conducted himself while taking vows of loyalty to his lord। कुछ रिचुअल्स हमने पढ़े थे ना, कुछ रिचुअल्स होते थे। कहाँ होते थे वो रिचुअल्स? वो रिचुअल्स होते थे स्टूडेंट्स सोसाइटी के, उसमें चर्च के अंदर, चाहे वो लॉर्ड का ऑथ टेकिंग सेरेमनी हो या वो किसका हो, नाइट्स जब अपनी ओथ लेता हो अपनी लॉयल्टी के लिए टूवर्ड्स द लॉर्ड, तो सब कुछ वहाँ होते थे। सिमिलरली द यूज़ ऑफ टर्म लॉर्ड फॉर गॉड वॉज अनदर एग्जाम्पल ऑफ फ्यूडल कल्चर। वो लोग लॉर्ड केवल जो मालिक होता था उसको नहीं, भगवान को भी वो लॉर्ड बोलते थे। द रिलीजियस एंड द ले वर्ल्ड्स ऑफ फ्यूडलिज्म शेयर्ड बाय मेनी कस्टम्स एंड सिंबल्स। आगे देखते हैं। एक टर्म आती मॉन्क्स। अपार्ट फ्रॉम चर्च, devout Christians had another kind of organization. Some deeply religious people choose to live isolated lives in contrast to clerics who lived amongst people in town and villages। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग थे जिनके मन में भावना तो थी प्रिस्ट बनने की, दे आर रेडी टू बी प्रिस्ट, लेकिन वो सोसाइटी के बीच में नहीं रहना चाहते, अपने आप को अलग रखना चाहते थे, अलोन। तो एक मोनेस्ट्री वर्ड आता है, जो मोनेस्ट्री हमने ऊपर देखा है, मोनेस्ट्री, द वर्ल्ड मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री एक जगह है जहाँ पर लोग अकेला रहते हैं। डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड मोनोस, मोनेस से बना है, मीनिंग समवन हु लिव्स अलोन, यानी जो अकेला रहना चाहता है, हु लिव्स अलोन, उसको बोला जाता है मोनेस्ट्री। तो जो मॉन्क्स होते थे, एक टर्म आती मॉन्क्स, हम पढ़ेंगे इसको, जो लोगों के बीच में नहीं रहना चाहते। जब बिशप होते थे या जो प्रिस्ट होते थे वो लोगों के बीच में रहते थे, बट जो प्रिस्ट ग्रुप हैं, जो मॉन्क्स लोग हैं, जो मोनेस्ट्री ज्वाइन जिन्होंने किया है, वो लोग लोगों के बीच में नहीं रहना चाहते। दे लिव्ड इन अ रिलीजियस कम्युनिटीज कॉल्ड अब्बेज एंड मोनेस्ट्रीज। अब्बेज अब्बा से निकला हुआ एक टर्म है। अब्बेज यानी जहाँ पर लोग अकेला रहना चाहते हैं, मॉन्क्स जहाँ पर लोग, मोनेस्ट्री जहाँ पर अकेला रहना चाहते हो, उस जगह वो सोसाइटी रहती थी, उन लोगों के बीच में रहते थे, बिल्कुल अकेले। ऑफन इन प्लेसेस वेरी फार फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेशन, यानी बहुत दूर जहाँ पर नॉर्मल ह्यूमन हैबिटेशन नहीं हो, बिल्कुल जंगलों के अंदर बहुत दूर कोई उन्होंने घर बना के रह रहे हैं तो उसमें रहते थे।
तो स्टूडेंट्स ये अब बहुत अच्छा टॉपिक है मॉन्क्स, इसका वापस हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर नोट्स, सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, करते रहो। ये क्लास गुरुवार और शनिवार 2 दिन और क्लास होगा हम लोगों का, उस दौरान हम इस चैप्टर को लगभग इसको 75% कंप्लीट कर देंगे। अगर नहीं भी होता है तो डोंट वरी, एग्ज़ाम के अंदर वही पूछा जाएगा जो आपको पढ़ाया गया है, और बाई चांस मिल जाता है तो डोंट वरी, आई विल गिव यू नंबर। ओके स्टूडेंट्स, meet you next class, stay home, stay soft, be ready. Thank you so much.